अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों, क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक हो? कैसी जा रही है तैयारी? लास्ट लेक्चर आपका हुआ था, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो गया था आपका और उसमें भी चीज़ें क्लियर हो गई थी सारी। स्टिल अगर कोई कमेंट्स हैं, अगर कोई उसमें क्वेश्चनिंग है, कोई कन्फ्यूजन है, तो ऑब्वियसली हमारे पास अब एक यही ज़रिया है, हमने इसी सिस्टम में सर्वाइव करना है। तो यस, वी शुड लर्न अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, जो भी हैं हालात उसके लिहाज से बंदा सीखता है और उनको अप्लाई करने की कोशिश करता है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जो एक सिस्टम बना रखा है दुनिया का, अब हमारी दुनिया तो अपने तरीके से बड़े नॉर्मल तरीके से और बड़े राजी बाजी चल रही थी जनाब। सुबह रोज़ उठ रहे थे और नमाज़ पढ़ी और उसके बाद तैयार श्यार हुए, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, ऑफिसेस जा रहे हैं, बड़ा तरतीब एक ज़िंदगी की चल रही थी। दोपहर को वापस आए हैं जनाब, आते हुए फल लेके आए अब्बा जी, और बड़ा अच्छा एक माहौल चल रहा है। शाम को पार्क में घूमने जा रहे हैं, हाँ बिल के बीच में एकेडमीज़ भी जा रहे हैं ऑब्वियसली। तो लेकिन अल्लाह ताला के काम है कि अल्लाह ताला ने मामला और ज़िंदगी का और दुनिया का निज़ाम पूरा तलपट करके रख दिया है, उलट कर दिया है। मर्ज़ी है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो बट वी हैव टू सर्वाइव इन द कंडीशंस, वी हैव टू सर्वाइव इन द सर्कमस्टेंसेस। जो भी हालात होंगे, हम इंसान अपने आप को उसके लिहाज से मॉडिफाई करता है, उन चीज़ों के लिहाज से इंसान पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिहाज से सीखता है और उसको अप्लाई करता है। तो अच्छा इंसान भी वही है और बेहतर तरीका भी यही है। वो है ना हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो शख्स या वो मोमिन है शायद इस तरह से कि वो शख्स तबाह हो गया जिसका जो आज है वो गुज़रे हुए कल से बेहतर नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें अपना हर आज अपने गुज़रे हुए कल से बेहतर बनाना है और अपना आने वाले कल के लिए तैयारी करनी है और कोशिश करनी है कि वो हमारे मौजूदा आज से बेहतर हो। तो इसी वजह से तो बेसिकली दुनिया में तरक्की हो रही पुत्र, इसी वजह से तो तरक्की हो रही। हर जो वक्त के साथ साथ जो आने वाले बच्चे होते हैं, जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली नस्ल है, वो अपने से पिछली वाली नस्ल से एक हाथ नहीं तो दो हाथ नहीं तो चार हाथ बेहतर है। तभी तो इंसान आज इस मौके पे पहुंचा है, तभी तो इंसान आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तभी तो आज आप बैठ के तो 17-18 जून की इतनी शदीद गर्मी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड आप बाहर जाएं तो आपको लग पता जाता है, लेकिन आप घर में बैठ के एसी में और पंखे में और कूलर में बैठ के तो आप इंजॉय कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने लर्निंग से ही सीखी हैं। विद द टाइम हमने अपना जो इस दुनिया में जो चीज़ें मौजूद हैं हमारे सामने जो मौजूद हैं, जिसको आप मैटर कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं आप? मैटर कहते हैं। आपने, इंसान ने इस मैटर की हकीकत को पहचाना है। ये सारी चीज़ें, ये एटम, ये मॉलिक्यूल और ये सारे कंपाउंड और दीज ऑल थिंग्स और जॉल थॉमसन इफेक्ट और इस तरह की सारी चीज़ें, ये इफ़ेक्ट्स, ये प्रिंसिपल्स, ये चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हज़रत आदम से थी। हज़रत आदम के ज़माने से ये चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद थी, लेकिन इंसान ने इनको पहचाना है। वक्त के साथ साथ हमने सीखा है, हमने अपने तजर्बे से, हमने अपने बड़ों के तजर्बे से सीखा है, उसको अप्लाई किया है और अपने बड़ों का जो काम था उसमें एक स्टेप इंक्रीज़ किया है। अब हमारे बाद जो आने वाली नस्ल है वो हमारे स्टेप्स पे चलते हुए इनका एक स्टेप इसमें ऐड कर देगी। अगर अच्छा होगा, अगर ठीक होगा तो ऐड कर देगी, वरना बता देगी कि नहीं जी फ़लाँ फ़लाँ साइंटिस्ट साहब आप गलती करके गए हैं। साइंस का जो तरीक़ेकार आपको पता है वो ऐसे ही है और आप खुश नसीब हैं कि आपको माशाल्लाह केमिस्ट्री पढ़ने को मिल रही है। और मेरा ख़्याल है कि आप सेकंड ईयर में केमिस्ट्री को फर्स्ट ईयर की निस्बत बेहतर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे, और अगर नहीं भी कर रहे तो सब्र करें, हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जैसे जैसे इंसान चीज़ को पढ़ना शुरू करता है ना बेटा, उसके साथ साथ आपकी उसमें जो झिझक है, उसमें जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर होती हैं। आप जब एक चीज़ के अंदर घुसते हैं ना, एक चीज़ को फ्रॉम द इनसाइड, फ्रॉम द डिटेल आप जब देखना शुरू करते हैं चीज़ों को, तो थिंग्स ओपन टू यू।
इसलिए आप कभी भी ये ना करें कि आपने भी देखा होगा, इवन आप कोई नॉवल पढ़ें, आप कोई बुक पढ़ें ना, तो आपने देखा होगा कि आपको पहले पेज पे स्टोरी समटाइम समझ भी नहीं आती, आपको नहीं अंदाजा होता स्टोरी क्या होगी उसकी, और आपको उसका फ्लो भी नहीं पता चलता कि ये क्या किस तरफ लेके जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते हैं, राइटर ट्राइज टू क्रिएट द इंटरेस्ट, वो अपना इंटरेस्ट क्रिएट करवाता है आप में, और आप उसके अंदर डूबते चले जाते हैं और घुसते चले जाते हैं और उस नॉवल को या उस बुक को पेज के लास्ट तक पढ़ते हैं। ऐसे ही होता। तो ऑब्वियसली यही मामला ज़िंदगी में है, यही तरीकाकार है जो कि सारी जगह पे अप्लाई हो रहा है। तो बेटा अब आए इंशाल्लाह ताला हम दोबारा से अपनी स्टडीज़ की तरफ, पेज नंबर 39 पे तशरीफ़ लाएँ ज़रा टेक्स्ट बुक के। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने पेक्युलर बिहेवियर ऑफ बोरोन हो गया था, तफसील से हो गया था। उसके बाद हमने, हाँ जी, पेज नंबर 41 पे जो आपके बोरिक एसिड के कंपाउंड्स हैं इन पे मैंने बात की थी, और मैंने आपको ये कहा था कि आपने ये जो एम टॉप का जो वर्ड है इसको ज़रा याद रखना है ठीक तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि आपने याद किया भी होगा। मैंने आपको वो बताया था कि आपने उसको ट्रिक याद रखने का कैसे करना है, कि आपने उसको लिख लेना है, यूं करके जहन में रखें उसको, एम टॉप, और इसमें एम क्या था और टी क्या था और ई क्या था और पी क्या था? इसमें था मेटा बोरिक एसिड, उसके बाद टेट्रा बोरिक एसिड, मेटा बोरिक एसिड, उसके बाद टेट्रा बोरिक एसिड, उसके बाद था ऑर्दो बोरिक एसिड, और फिर था पायरोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड। पुत्र ये चार फार्मूले, ये चार नाम आपने अच्छे तरीके से याद करके रखने थे। मैंने आपको लास्ट टाइम ये करवा भी दिए थे, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे बच्चों ने याद किए होंगे, और बाकी भी बच्चे अच्छे ही हैं तो वो भी कर लें, वो भी अच्छों की फहरिस्त में शामिल हो जाएं। अच्छा जी, इनके फार्मूलाज क्या लिखे हुए थे बेटा? क्या था इसमें? मेटाबोरिक एसिड में क्या था? HbO2। मैंने आपको बताया था कि आपने इसको ये मैंने जो तरतीब लिखी ना एम टॉप, ये बेसिकली मैंने इंक्रीजिंग हाइड्रोजन के लिहाज से लिखी हुई है। तो इसमें हाइड्रोजन 1 था, इसमें हाइड्रोजन 2 थे, इसमें हाइड्रोजन 3 थे, इसमें हाइड्रोजन 6 थे। 6 ही है ना? हाँ जी। अच्छा जी, और उसके बाद टेट्राबोरिक एसिड में, अच्छा फिर क्या हो रहा था कि यहाँ पे H2B4O7 था, ये था H3BO3, और ये था H6B4O9। ऐसे ही है जी, H6B4 और O9। इसको यूं याद रखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा था हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अच्छा, बोरॉन के हवाले से याद करने का एक तरीका ये हो सकता है 1 4 1 4। ठीक हो गया? बोरॉन पहले में क्या है? 1, फिर क्या है? 4। इसका तो नाम ही टेट्राबोरिक है, टेट्राबोरिक। 4, फिर क्या है? बोरॉन 1, फिर क्या है? 4। 1 4 1 4। तो ऑक्सीजन को आपको याद रखना पड़ेगा 2 7 3 9 करके। तो HbO2, H2B4O7, उसके बाद H3BO3, उसके बाद H6B4O9। मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, और लास्ट में पायरोबोरिक एसिड। बेटा हमारा जो वास्ता रहेगा ना ज़रा इसमें, वो इन तीनों से रहेगा, इन तीनों से। पायरोबोरिक एसिड विल नॉट बी अंडर डिस्कशन टू मच, वो नहीं आएगा अंडर डिस्कशन। अलबत्ता ये जो तीनों हैं ना, ये डिस्कशन होगी इनकी। मैंने इसीलिए आपको ये ना पहले याद करवाएं। क्यों? क्योंकि अब हम जब बोरेक्स को स्टार्ट करने लगे ना, तो उसमें ये फार्मूले, ये बातें बार बार इस्तेमाल होनी है। तो आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर होनी चाहिए पहले, इसमें कोई चीज़ क्लैरिफाई, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि जी HbO2 है क्या था, जी H3BO3 है क्या था, या H2B4O7 है क्या था।
क्लियर हो गया बेटा? अगर किसी को शक है, कोई डाउट है, तो एक लम्हे के लिए वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, इस स्क्रीन को सामने रखो और इसको ज़रा रटा मार लो। क्या सबसे पहले बात हो रही है किसकी? मेटाबॉलिक। पहले आप तरतीब याद रखना, बुक में तरतीब डिफरेंट है, उसने और 2 मेटा पहले लिखे हुए हैं। मैंने ये याद रखने के लिए तरतीब आपको बताई। एम टॉप के नाम से लिखें इसको। क्या सबसे पहले? मेटाबोरिक एसिड HbO2, उसके बाद टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, उसके बाद कौन है तीसरा? ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड में होगा H3BO3, और उसके बाद जनाब अली होगा पायरोबोरिक एसिड, और पायरोबोरिक एसिड में होगा H6B4O9, ये हो गया आपका पायरोबोरिक एसिड। ऑल ओकेज। चलें अब वापस तशरीफ लाएं, ज़रा एक पेज पीछे करें, पेज नंबर 39 के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बोरेक्स। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में पहले हम डिस्कस करेंगे बोरेक्स को। व्हाट इज द बोरेक्स? क्या होता है जनाब बोरेक्स? अगर आप इसको एक नज़र देखें ना ज़रा, क्या नाम है इसका, ये जो पेज नंबर 39 के ऊपर जो पहली लाइन है, तो उसने लिखा हुआ बोरेक्स इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। बोरेक्स इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। अब आपके सामने ये मिटा हुआ है और आपके बुक्स पे ज़रा नज़र मारे बगैर आप मुझे ये बता दें कि व्हाट इज़ अ टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड क्या? अभी हमने नाम लिया है पीछे, एम टॉप HbO2 मेटा था, टेट्रा था H2B4O7। अल्लाह ताला भला करे। ठीक हो गया बेटा? H2B4O7 H2B4O7। अगर मैं, अच्छा लास्ट लेक्चर में भी मेरा ख्याल है हमारी ये बात हुई थी, मैंने आपको ये कहा था कि अगर मैं इसमें से इस प्रोटॉन को रिमूव कर दूं और इसको मैं सोडियम के साथ, पोटाशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, किसी भी चीज़ के साथ कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो मैं कहूँगा कि दैट थिंग इज द सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। देखें, अगर मैं कहता हूँ मैंने इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया बाय एनी मीन्स, कोई भी, मैंने इसको Na2B4O7 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया जनाब? अब इसको मैं कह सकता हूं सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये टेट्राबोरिक एसिड से बना है। बेटा यहां पे ना एक बात छोटी सी ज़हन में रखो, हम इसमें भी और आगे जाके ऑर्गेनिक में भी अक्सर ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे कि जो आपकी प्रोडक्ट है ना, जो आपका रिएक्टेंट है, उससे जो प्रोडक्ट हासिल हो रही है, हम सम टाइम कह लिया करेंगे कि जनाब ये चीज़ इससे हासिल हुई है तो इसका नाम इसके हवाले से होगा। वही बात जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। क्या ये H2B4O7 क्या है? याद किया आपने भी, टेट्राबोरिक एसिड। तो अगर मैं इसमें से प्रोटॉन है ना, ये हाइड्रोजन है, ये एसिड है ना बेसिकली, तो मैं अगर इसको इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ और मैं इसकी जगह पर सोडियम लगा दूँ, बाय एनी मीन सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दूँ, जो भी करवा दूँ, मैं यहाँ पे जनाब सोडियम, हम देखेंगे भी कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पे जनाब अली सोडियम को इंट्रोड्यूस करवा दूँ, हाइड्रोजन प्रोटॉन गायब, यहाँ पे सोडियम आ गया, तो मैं आपको कहूँगा सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। इसका नाम था टेट्राबोरिक एसिड और ये हो जाएगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। बच्चे कह रहे थे मुझे, शायद कमेंट्स में भी था, बच्चे कह रहे थे कि बड़ा बड़ा लिखा कर। मैं कोशिश तो वैसे कर रहा हूँ कि बड़ा बड़ा और खुला खुला लिखा जाए ताकि इसमें कैमरा में दिखने में इजी हो। तो लेकिन ये है कि जो आदत है जैसे बोर्ड पे नॉर्मली लिखने में, तो समटाइम बंदा जब फ्लो में आ जाता तो दोबारा उसी तरह से लिखना शुरू कर देते हैं। तो अलबत्ता जहन में मेरे है और कोशिश मेरी है कि मैं जॉइन राइटिंग अवॉइड करूँ और कोशिश करूँ कि बड़ा लिखा जाए और क्लियर लिखा जाए। तो लेकिन बेटा अगर मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ नज़र नहीं भी आ रहा, या लेट्स से लॉजिकली देखें ना चीज़ों को, अगर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा
तो पुत्र ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि मैंने एक वर्ड बोला ना हो और मैंने लिख दिया हो। ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना कि मैं एक बोर्ड के ऊपर एक चीज़ लिख दूं और मैंने वो बोली ना हो। अब मैंने आपके सामने ये लिखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड, तो मैंने साथ में बोला है सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। तो ऑब्वियसली अगर आपको लिखे हुए में कोई इशू हो रहा है, कैमरा की वजह से नज़र नहीं आ रहा है, दूर से है, जो भी मामला है इनका, तो अगर वो नज़र नहीं भी आ रहा तो ऑब्वियसली मैं साथ बोल भी तो रहा हूँ ना। तो आप अपनी खूबसूरत और प्यारी सी राइटिंग में लिख लें तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहां पे ये पहली लाइन में बेटा कह रहा था कि बोरेक्स इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बोरेट्स। यहां पे एक वर्ड आ गया बोरेट। बोरेट क्या होता है? बोरेट होता है BO3। यहां पे मैं लिखता हूं कि ये क्या है, बोरेट BO3, और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है -3। आप मुझे बता भी सकते हैं कि इसकी नेगेटिव वैलेंसी इसके ऊपर जो आया है ये कैसे आया? ये -3 सॉरी ऑक्सीजन की क्या होती है -2, तो 3 ऑक्सीजन है, -6 हो गई। तो बोरोन की क्या होती है +3, तो बैलेंस हुआ, बचा पीछे क्या -3। आलोकिस BO3 और इसकी वैलेंसी जो है ऊपर -3 होगी, और इसका जो स्ट्रक्चर हुआ करता है वो यूं करके हुआ करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा यहाँ पे -3। ठीक हो गया बेटा? बोरेट, इसको कहते हैं बोरेट। अब वो कह रहा है कि क्या कहा उसने, कहता है कि जी ये जो टेट्राबोरिक एसिड है ना, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसने इस हवाले से बात की है कि इसकी जो सारी प्रोडक्ट्स है ना, उसमें बोरेक्स इंडस्ट्री के लिहाज से, इंडस्ट्रियल पैमाने पे यूज़ होने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके काफ़ी यूजेस हैं। एक आप अभी आगे जाके देखेंगे इसके यूजेस में, यूजेस हमने करने भी हैं, उसको शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने करने हैं, उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है आपने, मैं बता भी दूंगा वहाँ पे भी। जो ये जो है ना इसके यूजेस, एक्चुअली जो बोरेट्स होते हैं ना, चलिए थोड़ी सी बात हो रही है तो यहाँ पे भी बता देता हूँ। बोरेट्स जो होते हैं ना, इसको जब सिलिका के साथ मिलाया जाए ना, इसके यानी बोरोसिलिकेट्स बनाया जाए, सिलिका क्या है SiO2, तो इसको जब बोरोसिलिकेट्स बनाए जाएं तो इस कंपाउंड का, बोरोसिलिकेट्स का जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अभी देखिए मैं साथ बोल भी रहा हूँ और साथ में लिख भी रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ ना भी समझ आ रहा हो तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कह लें या कोफिशिएंट फॉर थर्मल एक्सपेंशन भी कह। इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है ना कोफिशिएंट, किसका, बोरो सिलिकेट्स का, ये बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि इनके ऊपर हीट का सडन इफेक्ट नहीं होता, बहुत तेज़ी से फैलते या बहुत तेज़ी से सिकुड़ते नहीं हैं ये कंपाउंड्स। तो फिर इनका बहुत बड़ा जो इस्तेमाल है ना, वो इस्तेमाल है आपके लैब्स में। आपने देखा है ना कि आप जो बीकर्स यूज़ करते हैं लैब में, जब आप हीटिंग के लिए बीकर यूज़ करते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चों ने ख़ास तौर पे प्रैक्टिकल किया होगा वो बेंजोइक एसिड वगैरह वाले, तो अगर नहीं भी किए हुए तो सेकेंड ईयर के एंड पे आपका बोर्ड के एग्ज़ाम होने होते हैं, तो उससे पहले आपको यूनिक पूरे के पूरे प्रैक्टिकल वो करवाते हैं। पूरे के पूरे प्रैक्टिकल आपके पूरे आपको 2-3 हफ्ते दिए जाएंगे, जिसमें ओवरऑल सारे प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे आपके। तो वहाँ पे जब आप बीकर यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए, तो आपने देखा होगा कि वो है शीशा, है वो ग्लास, दिखने में आपको ग्लास लग रहा है वो, तो लेकिन वो हीट अप हो रहा है। आप अपने घर के ग्लास के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते। अपना घर वाला जो पानी वाला ग्लास है उसमें तो आपको कभी इत्फाक हुआ हो तो आप गर्म पानी डालें वो ग्लास टूट जाएगा। अगर आप वो जग हो कोई समटाइम, तो आप वो जग हो उसके अंदर गर्म पानी डालें, शीशे का जग हो, तो वो टूट जाएगा। मास हुआ इसके कि आपने हाई क्वालिटी लिया हुआ है। अगर आपने हाई क्वालिटी ख़रीदा हुआ तो वो ही गर्म पानी को सह पाता है, बर्दाश्त कर पाता है, वरना जैसे ही आप गर्म पानी डालते हैं उसमें वो ब्रेक हो जाता है, तरेड़ आ जाती है उसके अंदर।
तो बेटा ये बेसिकली है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इनका बोरोसिलिकेट्स का ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा इस्तेमाल है इसका, ये बहुत बड़ा इस्तेमाल है दुनिया में इनका। तो इसके अलावा भी और भी यूज है, वो हम फिर विद द टाइम देखेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे ये क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट है क्या, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली निकली इसमें कहाँ है बात, ये BO3 से बात निकली हुई है इसकी, बोरेट इसका जो काइंड ऑफ इसका वो कहना चाहिए कि इसका बिल्डिंग यूनिट है BO3। तो BO3 बिल्डिंग यूनिट है, तो इसी से ही फर्दर ये बन HBO2 हो गए, 83B4O7 वगैरह वाले, 83BO3 वाले, H2B4O7 वाले, ये सारे होंगे इसी के थ्रू ही बन रहे हैं। अच्छा जी, इसकी अक्रेंस देखें ज़रा। कहता है कि ये जो बोरेक्स है ना, ये दो तरह से पाया जाता है, एक जिसको बोरेक्स ही कहा जाता है और दूसरा जिसको टिंकल कहा जाता है। अब यहाँ पे बाकी तो बातों की बातें, मुझे ये बताएं कि टिंकल क्या होता है। मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने इसकी जो ओर्स हैं, जो मिनरल्स हैं, याद करनी है, और ये टिंकल वहाँ पे डिस्कस हुई है। ये पेज नंबर 38 के ऊपर जो बोरॉन की ओर्स हैं, सबसे पहले उसमें टिंकल लिखी हुई है, Na2B4O7 और साथ में 10 वाटर मॉलिक्यूल, Na2B4O7 और 10 वाटर मॉलिक्यूल। एक शॉर्ट क्वेश्चन या एक MCQs इस हवाले से पूछा जा सकता है, और ये बात जनरली भी आपको पता होनी चाहिए। ये जो है ना बोरेक्स, ये बेसिकली दो तरह से पाया जाता है, एक हम प्रिपेयर करते हैं और दूसरा जो नेचुरली पाया जाता है। नेचुरली जो बोरेक्स मिलता है ना, उसको कहते हैं टिंकल। इसको क्या कहते हैं? टिंकल। ये जो नेचुरली मिलता है, और जो प्रिपेयर किया जाता है उसको यूजुअली हम बोरेक्स कह देते हैं। जब बोरेक्स की बात की जाती है तो इसमें ये आ जाता है यूजुअली, और जब टिंकल की बात करता हूँ तो वो है जो नेचुरली पाया जाता है। अब ये नेचुरली कहाँ पाया जाता है? नेचुरली जनाब अली सोर्सेज और भी हैं छोटे मोटे से, लेकिन जो मेन दो सोर्सेज हैं इसके, वो है तिब्बत और दूसरी है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की जो ड्राइड अप लेक्स हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ड्राइड अप लेक्स। ड्राइड अप लेक्स का क्या मतलब है? वो लेक्स जो ड्राई हो चुकी हैं, वो लेक्स जो खुश्क हो रही हैं। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी ये देखें, अकरेंस में इसने पहली लाइन लिखी है, बोरेक्स अकर एज नेचुरल डिपॉजिट कॉल्ड टिंकल इन द, इसने लिख दिया ड्राइड अप लेक्स। वो ड्राइड अप लेक्स नहीं है, वो ड्राइड अप लेक्स है। ड्राइड अप एक वर्ड है और लेक्स, ये ना हो कि गूगल पे ढूंढते रहोगे जी अप लेक्स क्या होती है। अप लेक्स नहीं है वो ड्राइड अप, जैसे ये मैंने लिख दिया ड्राइड अप, और लेक्स अलग चीज़ है उसमें। तो बेसिकली तिब्बत और कैलिफोर्निया की तरफ ना ये कुछ लेक्स हैं, आप अगर गूगल पे देखें तो बड़ी बड़ी अच्छे खासे लाइक काइंड ऑफ लाइक रिवर्स, बहुत बड़ी इनका वास्ट एरिया कवर करती हैं, ख़ासतौर पे कैलिफोर्निया वाली। तो लेकिन ना ये लेक्स विद द टाइम ड्राई हो रही हैं, खुश्क हो रही हैं ये लेक्स। तो हमें ये जो बोरेक्स है ना, ये उन एरियाज़ में जो लेक्स हैं जो खुश्क हो रही हैं, उनके कोनों पे, उनके किनारों पे, उनके साहिल पे मिलता है यूजुअली। और भी दुनिया में हैं कुछ ऐसी, लेकिन जो मेनली जो इसका काइंड ऑफ कह लें कि जी इसका जो सोर्स है, जो इसकी अकरेंस है नेचुरल, वो यहाँ पे है। तिब्बत की और कैलिफोर्निया की जो लेक्स हैं जो ड्राई हो रही हैं, उनमें पाया जाता है। अब हम आते हैं जनाब अली इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कि ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है। Na2B4O7। अच्छा बेटा, आज एक काम वैसे ये साथ कर लेते हैं, मैं ना आपको इसका Na2B4O7 का जो है ना ये स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आज ये टॉपिक मुकम्मल तो नहीं हो सकेगा, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में कर लेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो बेसिक्स है ना ये आपकी हो गई हैं सारी। जितनी इसके बारे में बतानी थी मैंने बात, बोरेट्स की बात होगी, जो मॉलिक्यूल्स की बात, ये सारी बातें हो चुकी। आपका जो अगला टॉपिक है बोरिक एसिड्स वाला, वो भी इसी में कवर हो जाएगा। जब आपकी बेसिक इन्हीं तीन चीज़ों की जो मैंने आपके सामने नाम ली, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक
टेट्राबोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। जब आपकी ये तीनों आपको क्लियर है ना, तो आप समझ लें कि आपको ये 2 पेजेस याद हैं। आपने सिर्फ इनको देखना है और सिर्फ समझना है कि लिखा क्या हुआ है, बस आपको याद है पहले से। Na2B4O7 का जो स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको देखें, बुक में बना नहीं हुआ ये, और ना आपको बनाने की ज़रूरत है पेपर में या इस तरह से, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बताने लगूँ कि आपको समझने में आसानी होगी कि ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है तो ये बेसिकली है क्या। अभी मैंने बात की थी बेटा यहाँ पे BO3 की, याद है BO3 की बात की थी ना, ये देखना ज़रा, इसमें इसी की बात होनी है। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 यूज़ कर लेते हैं। एक बोरोन लगा होता है जनाब यूं, और इस बोरोन के साथ एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखें, याद आ गया जो अभी मैंने BO3 का स्ट्रक्चर बनाया था, सेम टू सेम वही चीज़ बन गई। मैंने आपको कहा था ना, इट्स काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये एक किस्म का उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी से सॉरी इसी से फर्दर बनेगा। देखें जरा, ये एक BO3 हो गया, दूसरा BO3 जनाबे अली यहां पे होता है, ये हो गया आपका दूसरा BO3, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसको रेज कर देता हूं, कन्फ्यूजन ना रहे कोई कि ये बन क्या रहा है। ये है Na2B4O7। अच्छा, अब अगली बात देखें सर। फिर जनाबे अली एक बोरोन मौजूद है यहां पे, और ये कैसे अटैच है, ये ऐसे अटैच है। ठीक हो गया। अब अगला देखो जरा काम, एक बोरोन मौजूद है यहां पे, अब ये कैसे अटैच है, ये अटैच है ऐसे और ऐसे। इंटरेस्टिंग। देखिए जरा, अब गौर करो, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड 2 बॉन्ड, इस बोरॉन की वैलेंसी 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड, इस बोरॉन की वैलेंसी 2 है, सेटिस्फाइड नहीं है, इसकी 3 है सेटिस्फाइड, ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड, ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड नहीं है, और ये। अब इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का मार्कर कौन सा है, ब्लैक, हाँ जी, ये देखें जरा, ऑक्सीजन, या इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे, देखें BO3 कहा था ना, BO3 विल बी लाइक बॉन्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक। ये देखें BO3 एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, ऐसे। हाँ जी, देखें जरा, अब इसका देखें BO3 सारे सेटिस्फाइड। पीछे कौन रह गया, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है कि यहां पे लगा होता है हाइड्रोजन, यहां पे लगा होता है हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, H2B4O7। क्या बन गया, H2, देखो जरा, H2 1 2 3 B4 1 2 3 4 5 6, सातवां किधर गया, पूरे है ना, ये देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, H2B4O7। ये क्या हुआ, टेट्राबोरिक एसिड। बोरेक्स क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। हमने क्या किया था सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड बनाने के लिए, जस्ट वी रिमूव 2 प्रोटॉन्स, जो 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे उनको हटा के सोडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया, Na2B4O7। तो अब अगर Na2B4O7 लिखना हो तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, सोडियम। यह स्ट्रक्चर है जनाबे अली Na2B4O7। अब अगर इसके साथ मिसाल के तौर पर 10 वाटर मॉलिक्यूल लगाओ
तो जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो एम्बेडेड है, वो अलग से साथ में मौजूद है, मॉलिक्यूल के तौर पे साथ में मौजूद है। जो स्ट्रक्चर है मेन वो Na2B4O7 का, वो ये। क्लियर हो गया बेटा? इसको अप्लाई करते हैं इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक इसको रखें इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अब मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया, बेसिक सारी बातें हो गई हैं। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे इसकी, और फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। बेटा यहाँ तक रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। इजाज़त दें, मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर। गुड लक, थैंक यू।